इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि जिला चंबा के जिलाधीश महोदय श्री डीसी राणा जी, जिला चंबा के ही डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री देवेंद्र जी, और जिला चंबा के ही डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन श्री राजेश जी, और इस कार्यक्रम के हमारे की नोट स्पीकर मैम विनय कपूर जी, जो अखिल भारतीय महिला प्रमुख हैं हमारे मंडल की, और इसमें जो हमारे डीपीओ साहब हैं चंबा के श्री राजेश जी, और हमारे प्रांत मंत्री श्री उमेश जी, साथ ही साथ जिला चंबा से जुड़े हुए संयोजक अजय नाग जी, और इस कार्यक्रम की जो मैडम अभी संचालित कर रही हैं संचालिका मैडम कविता जी, और इसमें जुड़े हुए बाकी सभी जो हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और चाहे वो निजी विद्यालय हैं चाहे हमारे सरकारी विद्यालय हैं, इनके अतिरिक्त जो भी इसमें मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं, और सभी ट्रैक लीडर्स, आप सबको मेरा प्रणाम। बड़ी हर्ष का विषय है कि हमारा जिला चंबा जो है आज इस कार्यक्रम में ये इस प्रकार का हमारा तीसरा कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले जिला ऊना में हुआ, फिर जिला सिरमौर में, आज अभी चंबा में, और अभी थोड़ी देर के बाद बिलासपुर का भी इसी प्रकार का एक वेबिनार होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बातचीत करने का हमें ये सुनहरा अवसर मिला है। और यहाँ पर जो आज संख्या मैंने देखी जिला चंबा से, ये 262 से ज़्यादा की संख्या जा चुकी थी, और रजिस्ट्रेशन 290 के आसपास हुई है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और अभी भी 181 पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप सबको एक बार पुनः बधाई, प्रणाम। और ये भी चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि हम किस प्रकार से जो है ना अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप कर रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो भारतीय शिक्षा नीति, हमारी नई शिक्षा नीति है, इसमें भारतीय शिक्षण मंडल का अपना क्या योगदान है, और भारतीय शिक्षण मंडल है क्या। भारतीय शिक्षण मंडल के तत्वाधान में नीति आयोग के निर्देशानुसार ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा जो हमें आदेश मिला उसके अनुसार भारतीय शिक्षण मंडल और जिलाधीश सभी जो देश के जिला हैं उनके माध्यम से और उनके जो संचालन में ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। थोड़ा सा भारतीय शिक्षण मंडल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे मैं आपके साथ बात करूंगा कि आज से बहुत साल पहले 1969 में 27 अगस्त को रामनवमी के दिन भारतीय शिक्षण मंडल का जो है एक किस्म से कहिए फाउंडेशन डे है, और इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मुंबई में रजिस्ट्रेशन है F1738 जो है इसका नंबर, और वहां से लेकर के आज तक लगातार भारतीय शिक्षण मंडल हमारी भारतीय शिक्षा के ऊपर जोर देता रहा है। कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में मैं बात करूंगा। सन 1974 में एक नेशनल सेमिनार हुआ था भारतीय शिक्षण मंडल का, जिसपे मॉरल एजुकेशन के बारे में चर्चा की गई थी, और मॉरल एजुकेशन पे चर्चा करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जो है सारे का सारा अडॉप्ट किया था, और हमारे विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की, मॉरल एजुकेशन की पुस्तकें उसके बाद आई थी। तो ये भारतीय शिक्षण मंडल का हमारी शिक्षा में एक योगदान है। उसके बाद +2 और +3 वाला जो सिस्टम है, 10 +2 +3 वाला, 1977 में एनसीईआरटी के द्वारा जो है भारतीय शिक्षण मंडल के साथ मिलकर के इस पे चर्चा हुई थी, और चर्चा उपरांत जो है फिर एक 1980 में अभ्यास वर्ग हुआ था पुणे में, राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग भारतीय शिक्षण मंडल का। तो उस समय इंडियन नेस इन एजुकेशन, शिक्षा में भारतीयता, इस विषय पर चर्चा हुई थी। और बाद में जो हमारी इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसमें केंद्र सरकार को 12,000 मैसेज भेजे गए थे, और 12,000 मैसेज फीडबैक के रूप में जैसे अभी हम भेजेंगे, उसमें से 3,000 भारतीय शिक्षण मंडल के थे, और 3,000 जो फीडबैक थे, सजेशंस थे, उनके ऊपर कार्य हुआ था। और इससे पहले वाली शिक्षा नीति में भी भारतीय शिक्षण मंडल की बातों को माना गया था। और उसके बाद लगातार भारतीय शिक्षण मंडल अपने विचारों से, अपने सजेशन से शिक्षा में भारतीयता लाने का प्रयास कर रहा है। फिर कुछ लोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण जुड़े, जैसे हमारे पूर्व में TN शेषन जी, उनके विचारों से भारतीय शिक्षण मंडल के कुछ लोग जो है जुड़े, और वो भी स्वयं जुड़े, और उनके विचारों के साथ आदान प्रदान के बाद ये कार्यक्रम और आगे बढ़ा।
और सन 1985 के बाद फिर 6 पॉइंट का एक जो है ना कार्यक्रम निर्धारित किया गया। और सन 1992 में एक राम मूर्ति करके कमीशन बना था। उस कमीशन ने भी जो है भारतीय शिक्षण मंडल को इनवाइट किया था कि आप शिक्षा के बारे में गहन चर्चा करें, और उस चर्चा उपरांत बहुत सारी बातें जो है निर्धारित हुई थी। और आज भारतीय शिक्षण मंडल का अपना एक प्रारूप है। इसका एक फ्रेमवर्क 4 चीजों के आसपास घूमता है। पहली बात तो रिसर्च, अनुसंधान। अनुसंधान के लिए हमारे पास एक प्रकोष्ठ है और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के नाम से जो है वो काम करता है। किस प्रकार का अनुसंधान? ऐसा अनुसंधान जो भारतीय पक्ष को रखे और भारतीयता के लिए काम करे और भारतीय विचारों से प्रभावित हो, लेकिन भारत के लिए प्रमुखता से सोचे, और पर्पजफुल रिसर्च जिसका कोई उद्देश्य हो भारत के व्यक्ति के लिए। बिना बात की रिसर्च नहीं, कि सिर्फ रिसर्च फॉर रिसर्च नहीं, रिसर्च फॉर किसी ना किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए, किसी ना किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जिसमें कि भारत के लोगों को उसका फायदा हो और उसके बाद दुनिया के लोगों को भी फायदा हो। और अवेयरनेस, दूसरा इसका जो है कि जागृत करना, लोगों को अवेयर करना किस बारे में, जो भारतीय संस्कार है, जो भारतीय विचार है शिक्षा का, उसके बारे में अवेयर करना। और तीसरी चीज है ओरिएंटेशन, लगातार शिक्षकों की ओरिएंटेशन करना। हम ये देखते हैं कि शिक्षकों के अनेक वर्ग जो है ना पूरे भारत में फैले हुए हैं, चाहे वो दायित्व को लेकर के हैं कि भाई ये जूनियर बेसिक टीचर है, ये टीजीटी है, ये पीजीटी है, ये हेडमास्टर है, ये प्रिंसिपल है। मुझे लगता है कि सारे के सारे हैं तो शिक्षक, और एक साझे मंच को प्रदान करने के लिए अभी तक भारतीय शिक्षण मंडल के अलावा कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो भारत के सभी टीचर्स को अपना एक अंग मानता है। मुझे लगता है कि सभी जो अध्यापक भारत में हैं वो भारतीय शिक्षण मंडल के सदस्य हैं, लेकिन कैसे सदस्य हैं? फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह की। फॉर्मल सदस्य जब उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं वो पूरी तरह से पक्के बन जाते हैं, और वैसे जो है विचार आदान प्रदान के लिए सभी सदस्य हैं। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और जो ओरिएंटेशन में एक नया प्रोग्राम चला है इक्विप के नाम से, जिसको हम जानते हैं एजुकेशनल क्वालिटी जो इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, जिसमें कि अभी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी जुड़ा है। उसमें वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, और जो ऐसा वर्ग है जो इस एजुकेशन से वंचित रह गया और जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस करता है, और शिक्षक स्वाध्याय की बात करता है। और चौथा जो है इसका पब्लिकेशन। पब्लिकेशन कैसा कि भारतीय संदर्भ में पब्लिकेशन, अनेक पुस्तकें, अनेक प्रकार की जो है मैगजीन छपती हैं भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से, और उनके नाम आप भारतीय शिक्षण मंडल की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और उनमें से एक है कि इन द क्वेस्ट ऑफ भारतीय शिक्षा, और इस प्रकार से 3-4 मैगजीन है। अगर आप भारतीय शिक्षण मंडल की वेबसाइट खोजेंगे तो वहां पर आपको इनके नाम मिलेंगे। और टीम बिल्डिंग यानी कि समूह बना करके शिक्षा के विचारों के ऊपर चर्चा करना, ऐसी शिक्षा के विचारों के ऊपर चर्चा करना जो देश में आमूलचूल परिवर्तन ला सकें। सिर्फ अपने पद की प्रमोशन की या अपने वेतन की बात ना करें, देश समाज में शिक्षा के द्वारा जो परिवर्तन होना है उसकी बात भी करें। तो भारतीय शिक्षण मंडल ये कार्य कर रहा है। और इस समय वर्तमान में हमारे क्या प्रकोष्ठ चले हुए हैं? शैक्षिक प्रकोष्ठ जो सिर्फ शिक्षा के लिए एकेडमिक इंप्रूवमेंट की बात करता है, अनुसंधान प्रकोष्ठ जो अनुसंधान की बात करता है, ये महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज में ज्यादा चला हुआ है। महिला प्रकोष्ठ और युवा आयाम जो कि देश के युवाओं को इस तरफ आकर्षित करता है कि एजुकेशन में आना, इट शुड नॉट बी देयर जो है ना लास्ट चॉइस, ये उनका अंतिम जो है ना निर्णय नहीं होना चाहिए, ये उनका प्रथम निर्णय होना चाहिए। और ये जो वर्तमान की शिक्षा नीति है ये इसी बात को फोकस करती है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड है कि टीचर जो है वो बनना किसी भी युवा का पहला एक उद्देश्य हो, ना कि अंतिम उद्देश्य। क्योंकि मतलब हमारे ऊपर यह आरोप लगता है शिक्षकों के ऊपर कि कुछ नहीं बने तो अध्यापक बन गए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो अध्यापक बन जाता है वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। बहुत सारे अध्यापक जो है ना बनने के बाद कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ जाते हैं, कुछ और सर्विसेज में जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आज
हमारी सरकारें, हमारा जो सारे का सारा तंत्र है वो शिक्षक को संरक्षण नहीं दे सका। तो शिक्षक को संरक्षण देने की बात इस नई शिक्षा नीति में कही गई है, उसमें भारतीय शिक्षण मंडल का एक अहम योगदान है। और ये कहा गया उसमें कि शिक्षक जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखा जाएगा, किसी प्रकार का जो है ना टेम्परेरी नहीं रखा जाएगा, शिक्षक नियमित रखा जाएगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था समाज की, देश की प्रथम व्यवस्था है। इसके लिए भारतीय शिक्षण मंडल का अपना एक विशेष योगदान है। तो उसके बाद हमारा एक गुरुकुल प्रकल्प है और एक शालेय प्रकल्प है। इन सभी प्रकल्पों की जो जानकारी है भारतीय शिक्षण मंडल के अपने वेबसाइट पर है। और मुझे लगता है कि हम सभी को भारतीय शिक्षण मंडल के इन विचारों को समझना चाहिए और भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा जो शिक्षा में किए जा रहे कार्य हैं उन सभी कार्यों को अपना सहयोग देना चाहिए। हम अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं? हम अपना सहयोग, अब जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे जो है ना हमें चैलेंजेस हैं। नई पुस्तक लेखन की बात है, करिकुलम फ्रेमवर्क की बात है, टाइम टेबल की बात है, टीचर्स की ओरिएंटेशन की बात है। इन सभी ओरिएंटेशन के लिए हर एक अध्यापक को अपना योगदान देना चाहिए। वो स्वतंत्र है अपना योगदान देने के लिए, लेकिन मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि सभी के सभी साथी भारतीय शिक्षण मंडल के साथ जुड़ करके जो है इस प्रकार का कार्य करें, ताकि उस कार्य को रिकॉग्निशन भी मिले और सरकारों तक वो सारे के सारे जो निर्णय हैं और वो जो फीडबैक है वो सीधे तौर पर चली जाए। आज भी जो हम बात करेंगे, अभी आपके पास फीडबैक फॉर्म आएगा, वो फीडबैक फॉर्म आज को रात 9 बजे तक खुला रहेगा। आप उसमें ये जो टैक्स में बात हुई है 6, उनके ऊपर जो है अपने विचार भेज सकते हैं। सीधे विचार आपके नीति आयोग के पास चले जाएंगे और नीति आयोग के पास जो सजेशन इकट्ठे होंगे उसके अनुसार जो है इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में सहायता मिलेगी। और अधिक से अधिक संख्या में जितने आप साथी हैं भारतीय शिक्षण मंडल के साथ जुड़ने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल की वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको मात्र थोड़ी सी राशि खर्चनी पड़ती है। अगर आप एनुअल मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 100 रुपए की राशि है, फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें आपको बताना पड़ता है कौन से फील्ड से जुड़े हैं। आपको आजीवन अगर लगता है कि भारतीय शिक्षण मंडल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा एक आयाम दे रहा है, एक मंच दे रहा है, तो आजीवन जुड़ें। और 1000 रुपए की राशि जो है इंडिविजुअल के लिए आजीवन जुड़ने के लिए है। और साथ में इंस्टीट्यूशनल भी जो है इसकी मेंबरशिप हो सकती है, जो कि स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज के लिए 2000 रुपए से 5000 रुपए तक है। तो मुझे लगता है कि इस और हमारा एक कदम बढ़ना चाहिए और हम सबको अखिल भारतीय ऐसा संगठन मजबूत करना चाहिए, ताकि हम शिक्षकों की अपनी एक अलग पहचान और एक अलग हमारा जो आत्मसम्मान है वो जीवित भी रहे, और इसके साथ हम जो करना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से देश में वो भी हम कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको नमस्कार, प्रणाम और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी को हार्दिक बधाई।